बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी। हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की अब लेक्चर चल रहा था जो कि चैप्टर 6 है। तो इसमें हमने पहले पार्ट में काफ़ी रेशोज़ के एनालिसिस पढ़ लिए। अब हम आ गए हैं एक्टिविटी रेशोज़ पे। तो एक्टिविटी रेशोज़ क्या है? इनकम टैक्स स्टेटमेंट बैलेंस शीट रेशोज़ हैं। एक्टिविटी रेशोज़ जो है इसमें इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ रिसीवेबल एंड हाउ सक्सेसफुल द फर्म इज़ इट्स कलेक्शन। कि रिसीवेबल टर्नओवर क्या है, कि एनुअल नेट क्रेडिट सेल हमारी कितनी है और हमारे रिसीवेबल्स क्या हैं। तो इसमें हम अज्यूम ऑल सेल्स आर क्रेडिट हमने अज्यूम की। तो इसमें टोटल हमारी सेल्स जो हैं वो $2211 की हैं और हमारे जो रिसीवेबल हैं वो हैं $394 के। तो इस तरह हमारे पास आ गई 5.61 इसकी रेशो है। तो अगर हम इसको 5.61 आ गई तो अब हम इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड का निकालेंगे तो डेज इन द ईयर टोटल कितने होते हैं और हमारा रिसीवेबल टर्नओवर जो अभी हमने निकाला है 5.61, इसको टोटल डेज पे करेंगे तो 65 डेज बनते हैं। तो इसमें एक्टिविटी रेशो एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट रिसीवेबल्स आर आउटस्टैंडिंग आर आरटीज इन डेज के, यानी कि जो हमारा रिसीवेबल्स जो आउटस्टैंडिंग जितने डेज़ के लिए रहते हैं वो 65 डेज़ के लिए रहते हैं। तो इसको अगर हम कंपैरिजन करें इंडस्ट्री के साथ तो हमारे 2007 में जैसे कि 65 डेज़ थे, इंडस्ट्री के 65.7 है, ये हमारा बेहतर है। लेकिन 2006 में हमारे जो थे वो 71.1 डेज़ थे, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में 66.3 डेज़ थे। तो ये हमारे डेज़ ज़्यादा हैं। इसी तरह 2005 में भी रिकवरी डेज़ हमारे ज़्यादा हैं जो कि कम होने चाहिए, तो इंडस्ट्री से हमारे कम है। BW हैज़ इम्प्रूव द एवरेज कलेक्शन पीरियड दैट द इंडस्ट्री एवरेज, यानी कि 83 से इम्प्रूव करके 65 तक चले गए हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसी तरह हम अगर बात करें एक्टिविटी रेशो की तो इनकम टैक्स रिटर्न और बैलेंस शीट की रेशोज़ में एक्टिविटी रेशो जो है इंडिकेट द प्रॉम्प्टनेस ऑफ पेमेंट ऑफ द सप्लायर्स बाय द फर्म, के हम कितने दिनों में फर्म जो है वो सप्लाई करती है। पेएबल टर्नओवर जो है अज्यूम द एनुअल क्रेडिट परचेजेस जो है एनुअल क्रेडिट वो है $1551 एनुअल क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई अकाउंट्स पेएबल। तो इसको हम अगर फॉर बास्केट बाउंडर्स की बात करें तो वो उसका जो हमारे पास टर्नओवर आ रहा है पेएबल टर्नओवर जो है वो 16.5 है। तो अब पे टोटल नंबर ऑफ ईयर पे हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हम 22 डेज़ में हम पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एवरेज नंबर ऑफ डेज पेएबल फॉर आउटस्टैंडिंग जो हमारे लिए हैं, हम जो फर्म पे कर रही है वो तो कर रही है 22.1 डेज़ में। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें 2007 में हमारे तो डेज़ बहुत कम है, हम जल्दी पेमेंट कर देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में 46 डे में ज़्यादा दिन रखने की है। तो अब अगर हम 2005 में देखें तो 43 डेज़ में हम कर रहे थे, इंडस्ट्री 48 में कर रही है। इसमें 2006 में 25 थे और अब 22 हैं। इसका मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव कर रही है, जल्दी हो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री से इसके कम डेज़ हैं। अब हम करें इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो एक्टिविटी रेशो जो है, एक्टिविटी रेशो है इंडिकेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द फर्म, के इन्वेंट्री को किस तरह से मैनेज हमने करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री के करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारी ये है 1599 और इन्वेंट्री हमारे पास है 696, तो ये है 2.3 हमारी आ रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर जो आ रहा है 2.3 है। इन्वेंट्री टर्नओवर अगर हम अपने में बात करें तो हमारा 2.3 आ रहा है, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज़ का जो है ना वो हमसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा है और इन्वेंट्री जो है कम रखते हैं। तो हम इन्वेंट्री हमारी ज़्यादा है, इसी वजह से वो इन्वेंट्री के जब हम एसेट टेस्ट इशू कर रहे थे बास्केट बाउंडर्स के, तो उसमें एसेट टेस्ट में जब करंट रेशो तो ठीक थी लेकिन एसेट टेस्ट रेशो ठीक इसलिए नहीं थी कि इन्वेंट्री ज़्यादा थी। अब देखें ये कि इन्वेंट्री ज़्यादा है, इस वजह से इसका इंडस्ट्री से कम पीरियड है टर्नओवर का। तो हैज़ अ वेरी पुअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो ये पुअर है, ये ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ट्रेंड एनालिसिस का कंपैरिजन करें तो ट्रेंड एनालिसिस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की जो है
रेशो वैल्यूज़ हैं और एनालिसिस ईयर है। रेशो वैल्यूज़ अगर हम करें BW के तो ये 2.5 से होके 2007 में और कम हो गई है, लेकिन जो इंडस्ट्री में जा रही है वो 3.5 से आके इस तरह हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये इसको इन्वेंट्रीज़ के टर्नओवर बेहतर होना चाहिए। अब टोटल एसेट टर्नओवर क्या है, तो एक्टिविटी रेशो जो इंडिकेट्स द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म्स इन यूटिलाइजिंग द एसेट टू जनरेट सेल, कि हम अपने एसेट्स को किस तरह ऑपरेशनल रखते हैं, किस तरह यूटिलाइज करते हैं कि ये टोटल सेल्स पे इफेक्ट किस तरह करते हैं। नेट सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट हम करें तो हमारा जो नेट सेल्स और टोटल एसेट का 1.02 आता है रेशो। अब अगर हम इसको करें पूरी इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपैरिजन, तो BW का पूरी इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या है, अब जैसे कि BW की हम बात करें 2005 में इसका 1.0 है, उसका 1.13 है, इसका 1.03 है, 1.14 है, तो BW का कम है। BW हैज़ अ वीक टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। वाई दिस इज़ रेशो इज कंसीडर वीक, तो ये वीक इसलिए कंसीडर कर रहे हैं हम क्योंकि इसमें ये देखिए कम हो रही है कि सेल्स इतने एसेट से इसका ज़्यादा होना चाहिए था टर्नओवर। अच्छा जी, इसके बाद हम अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ की बात करें तो प्रॉफिट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस एंड फर्म्स प्राइसिंग पॉलिसी, के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, कि नेट सेल्स जो हम कर रहे हैं क्या हमारा सारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला जाता है या कि हम उसमें कुछ ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 0.27% जो है ना इसका ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो आ रही है। तो अगर हम मार्जिन करें बाकी इंडस्ट्री के साथ कंपेरिजन करें तो हमारे पास 2003 में अच्छा था, इंडस्ट्री के पास कम था, फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 2006 में इंडस्ट्री से कम हो गया, अब मज़ीद कम हो गया। तो ये पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन आ रहा है इसका। BW एज वीक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो इसकी अगर हम कंपैरिजन करें कि ये देखें BW का जो पहले ज़्यादा था अब कम हो रहा है, कमी की तरफ जा रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में पहले से ज़्यादा हो रहा है। तो अब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो होता है ये आफ्टर टैक्सेस होता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस टू नेट सेल की बात करें तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.041, मीन ये है कि 4% आ रहा है। तो ये क्या करता है कि इंडिकेट करता है प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। तो हमारे पास 4 पॉइंट आ रहा है 1। तो अब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन को अगर कंपैरिजन करते हैं बाकी इंडस्ट्री के साथ, तो बाकी इंडस्ट्री से 2005 में तो बहुत अच्छा था, हमारा 7 था, और BW का जो है 9 हमारा, मैं जो यूज़ करता हूँ ये BW को जिसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसका लेके हम नाम यूज़ करते हैं। तो 9 है और इंडस्ट्री का 7 है, फिर यकदम ये कम हो गया और हाफ से ज़्यादा कम अगले साल में हो गया। तो ये देखने वाली चीज़ है कि इतना कम क्यों हुआ कि 4.9 पे आ गया और इंडस्ट्री का 8.1 है। इसी तरह 2007 में अगर जाएँ तो 4.1 है और इंडस्ट्री का 8.2 है। तो BW हैज़ अ पुअर नेट प्रॉफिट मार्जिनिंग, जो कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में मैं दिखाऊंगा आपको तो आप बिल्कुल देखेंगे कि यकदम 9 पे 2005 में था और इतना ज़्यादा फॉल इसका आया है नेट प्रॉफिट मार्जिन में, जबकि इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल चल रही है और इसमें आ रहा है। तो ये इसमें पूरा ये देखें कि ये रेशोज़ कितना हमें बता रही हैं। हर एक्टिविटी हम जो है ना उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या चल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट की क्या पोजीशन चल रही है, एसेट हमारे वर्किंग में कितने हैं, डेट हमने कितना है, इन्वेंट्री यूज़ हो रही है। तो आपने ये देखा है कि हर चीज़ को हमने कंपैरिजन, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जो एक एक पॉइंट हम इस एनालिसिस से, रेशो के एनालिसिस से निकाल सकते हैं और उस पर जाके हम अपना पिन रख सकते हैं कि भाई इधर खराबी हो रही है, इसको सही करो। तो इसी तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हम बात करें कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है वो टोटल एसेट्स जो हमने इन्वेस्ट किया था उस पर कितनी आ रही है, तो वो हमने पहले भी निकाली थी, 0.4 है। तो इंडिकेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म आफ्टर एक्सपेंसेस एंड टैक्स, ये आ रहा है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे से ज़्यादा है। 2005 में हमारे पास ज़्यादा था 9, फिर कम होता जा रहा है और मुसलसल कम हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में स्टेबल रह रहा है। तो इसका मतलब BW एज अ पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसकी जब आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इकट्ठे चले थे, इसको इसके स्टेबल रहना चाहिए था साथ साथ, लेकिन ये बहुत नीचे आ गया। तो इसका मतलब है BW की जो है अपने एसेट्स पे, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ठीक नहीं आ रहा, पुअर है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस और शेयर होल्डर्स इक्विटी है, तो ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 8%।
91 और बीच में। तो इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। तो अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपैरिजन करते हैं मार्केट के साथ। तो मार्केट में हम करें तो 2005 में हमारा रिटर्न अच्छा था इक्विटी की निस्बत, इक्विटी पे 16%, लेकिन वो भी मार्केट से बहुत कम था कि मार्केट में 20% है। फिर तो और ज़्यादा कम होता गया, लेकिन मार्केट जो है वो करीब करीब स्टेबल रही। तो इसका मतलब BW जो है वो पुअर रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इसका मतलब ये देखें कि हर चीज़ बता रही है हमें, जो रेशोज़ हैं हर चीज़ बता रही है कि आप कहाँ कहाँ जाके अपना पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर कंपैरिजन करें तो ये देखें BW का इधर से शुरू होकर कितना इसमें आ रही है, और जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री में भी कम हुआ थोड़ा, लेकिन कंपैरिजन के साथ एज कंपेयर टू इट ये काफ़ी ऊपर जा रही है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ड्यू पॉइंट अप्रोच की हम बात करें, अर्निंग पावर जो है सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीप्लाई भी एसेट एफिशिएंसी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है नेट प्रॉफिट अर्निंग मल्टीप्लाई बाई टोटल एसेट्स टर्नओवर। तो इसको ROI और ROI जो है इसकी जब हम कर रहे हैं तो इसको ये 4.2 और 9.6 जो है इंडस्ट्री और इसकी आ रही है। तो इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी और नेट प्रॉफिट मार्जिन और टोटल एसेट्स टर्नओवर, तो इक्विटी को करें टोटल एसेट और शेयर होल्डर्स इक्विटी को मल्टीप्लायर करके करें तो इस पर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी इंडस्ट्री और इसकी जो है इसमें देखें मेजर फ़र्क है, ये 8% है, ये 18% है। तो इसमें भी बड़ा मेजर फ़र्क है। अब हम समरी करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रेंड की। जो समरीज आपने सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह समझ ली है, मेरा ख्याल है बहुत क्लियर किया था सब, सारी उसकी रिप्रेजेंटेशन कंपैरिजन भी हुआ, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी हुई, कैलकुलेशंस भी हुई। तो ये मेरा तो ख्याल है कि बहुत अच्छी तरह समझे होंगे आप। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फॉर द BW हैज़ ऑल बिन फॉलिंग सिंस 2005 से उसको में हमेशा फॉल आ रहा है। ईच हैज़ बिन बिलो द इंडस्ट्री एवरेज फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। दिस इंडिकेट्स दैट cost of goods sold and administrative cost may both be too high and potential problem for the BW. Note this result is consistent with the low interest coverage ratio। तो ये थी। अब हम ग्रोथ रेशियोज़ की बात करें, और ग्रोथ रेशियोज़ में हो तो इनकम टैक्स बैलेंस शीट में ये कह रहे हैं इंडिकेट द फर्म्स ग्रोथ ऑफ एनी एक्टिविटी की ग्रोथ की क्या है। ग्रोथ रेशियोज़ जो है वैल्यूज़ ऑफ T+1 वैल्यूज़ ऑफ T डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ T मल्टीप्लाई बाई 100 फॉर बास्केट की ये जो आ रही है। अर्निंग डिवाइडेड बाई शेयर्स, अर्निंग पर शेयर आ जाती है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर इसकी जो है 0.45 है। और डिविडेंड पर शेयर जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो डिविडेंड आ जाएगी। इसी तरह से स्टॉक रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट मल्टीप्लायर क्या है, प्राइस अर्निंग इज इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। तो ये भी अर्निंग पर शेयर इसकी आ गई। उसके बाद बुक वैल्यू शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी टोटल जो इतनी है और नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं, तो वो आ गई। बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 5.69 आ गई। और मार्केट प्राइस फॉर द बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू। तो इसको अब हम मार्केट प्राइस ये है, बुक वैल्यू ये है, और इस तरह से ये इसकी आ गई मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 1.05, OR जो है वो 1.04 है। दी पेड प्राइस जो है वो 2000 प्लस 700 इक्वल टू दिस है। दी पेड प्राइस डिवाइडेड बाई शेयर्स, पेड प्राइस डिवाइडेड बाई शेयर करें तो 4.6 आ गई पेड प्राइस इसकी। तो समरी ऑफ रेशियो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्रीज आर टू हाई, क्योंकि इन्वेंट्रीज़ में आपने देखा कि जब भी हम इन्वेंट्री की बात करते थे तो वो उसमें वो एसेट टेस्ट रेशियो से लेके आगे तक प्रॉफिट में प्रॉब्लम कर रही थी। मे बी पेइंग ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट पेएबल टू सून, अकाउंट पेएबल जो है वो हम जल्दी पे कर देते हैं, लेकिन हमारी जो रिसीवेबल है वो ज़्यादा लेट हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी टू हाई, तो इसमें सारे से लगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हाई है। सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में भी टू हाई। ये हमने सारा अपनी रेशो एनालिसिस से करके इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें ये चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम कर रही हैं, तो हमें इनको ठीक करना है। तो ये ठीक हो जाएगी तो फिर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाएगा। तो कॉमन साइज एनालिसिस की अगर बात करें, एन एनालिसिस ऑफ परसेंटेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ऑल बैलेंस शीट आइटम्स आर डिवाइडेड बाई द टोटल एसेट्स एंड ऑल इनकम स्टेटमेंट आइटम्स डिवाइडेड बाय द टोटल सेल और रेवेन्यू करते हैं।
तो फिर हमारे पास ये बास्कर्स वाउंडर कॉमन साइज बैलेंस शीट जो है, इसमें अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो ये आ गया एसेट्स, इसके टोटल एसेट्स हैं और रेगुलर थाउजेंड्स में है और कॉमन साइज परसेंटेज में है। तो इसके टोटल एसेट्स की बात हो गई। अब 100 पे आ जाएं तो इसकी ये 100 पे इसको ले आए। इसी तरह हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड्स की बात करें तो ये टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई हैं और इसको 2005, 2006, 2007 तो उसको हमने कॉमन साइज से उसको डिवाइड करके ये इसके टोटल आके 100 पे डिवाइड करके टोटल 100 पे आ गया। तो वो उससे पता चलेगा कि कितने कितने 100 में क्या क्या चीज़ें किस थे। जैसे नोट पेएबल में देखें ये 23% आ रहा है, टोटल क्रेडिटर ये इतना आ रहा है, तो ये इसकी पोजीशन आ गई। और नेट सेल की आ गई हमारे पास इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसको भी हमने किया तो इसकी भी पोजीशन आ गई 100%। एन एनालिसिस ऑफ परसेंटेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ऑल द बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट figures for the base year equal to 100% and the subsequent financial statement items are expressed as a percentage of that values in the base year। एक को बेस बना के तो जब उससे हम इनका करेंगे कंपैरिजन तो फिर हमें ये पता चलेगा कि एक की 100 आप कर ले और बाकियों को बेस बना के इसके मुताबिक चलेंगे तो आपको वो परसेंटेज ऊपर नीचे होती हुई नज़र आएगी, जिससे आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये थे टोटल इसके एनालिसिस। टोटल का भी आके हमने कर लिया, जिससे टोटल पता चल गया कि एक बेस ईयर से क्या क्या इसमें चेंज आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों ने इससे बहुत सीखा होगा। मुझे तो बहुत इसमें मज़ा आया पढ़ाने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेशोज़ में करके आपको एक कारपोरेशन की हर चीज़ सामने नज़र आ रही थी और इस पे आप कंपैरिजन करके उसके बेहतरी के लिए जो करना चाहते थे कर सकते थे। और फिर जब टोटल का भी किया तो उसमें भी आपको कंपैरिजन करने में आसानी रही है। तो मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी समझें तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।